अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कराची के एक रोज़ा दौरे पर हैं, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं उसके बाद कुछ खबरें सामने आ रही है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पिछाड़ हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन बात करेंगे, कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट की बहाली का हुक्म दिया है। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे कि MQM क्यों वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही है, उस हवाले से अदील वड़ाई से जानेंगे कि अंदर की खबर क्या है। और उसके साथ साथ क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कराची में मसरूफ तरीन दिन गुजारा है, उनकी आज की पूरी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने KRC मंसूबे को सी पैक में शामिल करने की यकीन दहानी भी दिलाई है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करें। उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्विटर ट्रेंड सोशल मीडिया में तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके साथ साथ इस पे हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो मुहिम चल रही है इसमें 4000 ट्रेंड सेटर्स और यूजर्स का अकाउंट्स बंद करने के लिए PTI को मरासला अरसाल किया गया है। और इसके साथ साथ PTI को मरासला अरसाल किया गया और FIA के मुताबिक इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ज्यादातर अकाउंट्स का ताल्लुक भारत से है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज पेशावर में अपना पावर शो दिखा रही है, वहां से लाइव भी अपने नुमाइंदे से बात करेंगे कि इस वक्त पेशावर में क्या सिचुएशन है। और पंजाब की भी बात करेंगे, पंजाब में वजीर आला के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किसके हक में है, और पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब 16 अप्रैल को होने जा रहा है। डेप्यूटी स्पीकर के इख्तियारात को बहाल कर दिया गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत का डू मोर का हालिया बयान मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी ठोस कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। इस प्रोग्राम बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच और सहाफ़ी तजज़ियाकार ईसा नकवी साहब। अदील, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कराची में काफ़ी मसरूफ तरीन दिन गुजारा है, वज़ीर आला से मुलाकात, अपने तहादियों से मुलाकात की। एक तो मैं चाहूँगी आप आज की उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं हल्का सा उस पर अपना टेक दे दीजिए। प्लस इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, पीपल्स पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी इत्तेहादी है कराची से MQM, वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। सो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों MQM इस वक्त कह रही है कि हमने क्योंकि साथ दिया, और जब हम खबरें चल रही थी तो काफ लीग के बारे में बार बार कहा जाता है हुकूमत का साथ दे रही, लेकिन MQM पे बहुत क्वेश्चन मार्क भी रेज हुए कि वो ऑपोजिशन का साथ दे रही, लेकिन अब हुकूमत बनने के बाद वो काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। देखें, ये बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि MQM इसलिए काबीना का हिस्सा नहीं बन रही कि शायद कोई अपोजिशन की नशिस्तें वो भी ऑक्यूपाई करनी है, अगला कोई आइनी मरहला है उसमें कोई इनकी आपस में कोई नूरा कुश्ती हो रही है, कोई वैसी नाराज़गी है दिखाने के लिए। लेकिन MQM ज़राए से मेरी जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि वो हकीकतन वजारतें लेने के लिए काबीना का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वो ये समझते हैं क्योंकि ये जो साथ है हुकूमत के साथ, ये जो MQM का बतौर इत्तेहादी, ये तो चंद महीनों का है, और इसमें अगर ये टेन्योर मुकम्मल भी हो तब भी ये चंद महीनों का साथ है, और इसमें आगे इलेक्शन में जाना असल फोकस है। और उस इलेक्शन में जाने के लिए एक या दो वजारतें ले लेंगे तो उसमें क्या होगा। और उसमें कहते हैं वजारतें लेने में नुकसान ये है कि जब कोई हुकूमत अपने इत्तेहादी को वजारत दे देती है उसके बाद कहते हैं जी आपका तो सबसे बड़ा कंसर्न ये था, बस ये कर दिया ना पूरा। तो वो कहते हैं कि हम वजारत लेने के बाद फिर उस तरह से ये नहीं दबाव डाल सकेंगे कि हमारे वो मुतालबात जो कराची यानी शहरी इलाकों के जो मुतालबात हैं उन पे जो बुनियादी तौर पे मुआहिदे का हिस्सा हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन यकीनी हो सके। यही वजह है कि वसीम अख्तर साहब ने उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने बाद में एतराज़ भी किया कि ये अनाउंस होना चाहिए था। यानी इतनी ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं, उनको वजारतों में बज़ाहिर कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। और वो ये कह रहे हैं कि ना तो हम कोई अपोजिशन बेंच पे बैठने जा रहे हैं, हम वजारतें भी नहीं ले रहे, क्योंकि हमें यकीन दहानी चाहिए कि आइन के आर्टिकल 140 की जो लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के जो लॉज हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हों, और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो चीज़ें हैं हमें उसकी यकीन दहानी ना सिर्फ करवाई जाए बल्कि जो मुआहिदा है उस पर मिनोअन अमल किया जाए। फिर वहाँ के लोगों के लिए जो कोटा सिस्टम है और वहाँ के लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको यकीनी बनाया जाए। तो वो ये कहते हैं कि वजारत ले लेंगे, उसके बाद हुकूमत कहेगी जी यही इंटरेस्ट होता है, वजारतें ले ली, एक या दो वजारत ले ली तो बस मामला ख़त्म हो गया। तो इसमें वाकई MQM जो है वो
संजीदगी से ये बात कर रही है कि वो कोई वजारत नहीं लेने जा रहे। बाकी रह गया मामला, अगर मैं इनका 2-4 मुतालबात आपसे पूछूं अदील, तो उनके मेन आखिरकार मुतालबात हैं क्या जो इस वक्त वो हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेन उनका मुतालबा तो एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से, वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट लॉज बुनियादी तौर पे वो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन में आते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में तो आते नहीं हैं। तो बुनियादी तौर पर इनको जो ओब्लाइज किया जाना है या इनके जो मुतालबात माने जाने हैं, वो पीपल्स पार्टी ने इनको काफ़ी हद तक वहाँ पर एड्रेस करना है। इनके जो कंसर्न्स हैं और इनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा करना है। जो वफाकी हुकूमत है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मामलात हैं, वफाक से जो फंड्स मिलने हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के हवाले से जो मामलात हैं, तो ये मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो पूरा किया जाना है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो दौरा कराची पर थे, दौरा कराची में उन्होंने तरक्याती मंसूबों के हवाले से जो मुशावरती इजलास हैं उनकी सदारत की है, क्योंकि कराची, इसमें तो कोई शक नहीं है, कराची को पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, माजी में जो भी, अभी रिसेंटली जो कराची के बहुत सारे मसाइल की एक वजह यह भी थी कि वफाकी हुकूमत और वहाँ की सूबाई हुकूमत में एक जो बहुत बड़ा गैप था, और उससे पहले इनकी अपनी हुकूमतें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नून लीग के अदवार में हमेशा निगलेक्ट हुआ है, कराची के साथ हमेशा ज्यादती हुई है। अब कराची में जो KCR मंसूबा है, सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, इसको CPEC में शामिल करने की एक तो यकीन दहानी कराई गई है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, और फिर इसमें जो K4 का जो मंसूबा है, इसके लिए फौरी फंड्स मुहैया करने की हिदायत की गई है, और यह भी कहा गया है कि ये 2024 तक हर सूरत ये मुकम्मल किया जाए। क्योंकि देखें, MQM की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, MQM का जो वोट बैंक है, वो वहाँ के जो मसाइल बरसों से इस वक्त डिले का शिकार हैं, वो जो हल नहीं हो रहे, तो ये अगर इलेक्शन में जा ही नहीं सकती MQM, अगर वो एड्रेस ना करें, तो MQM ये कह रही है वजारत चंद महीनों के लिए लेने का फायदा नहीं है, इसलिए हम बैठेंगे ट्रेजरी बेंचेस में ही, लेकिन ये मुतालबात जो हैं इनको एड्रेस करना होगा। ठीक है, MQM तो इस वक्त वफाकी काबीना का पार्ट नहीं बन रही, लेकिन ईसा आपकी तरफ आऊंगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पार्ट बनने जा रही है? देखिए, मैं आपको ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। मारिया, मेरी चंद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से गुज़श्ता रात मुलाकात हुई। इस वक्त एक एक्टिव सोच मौजूद है पीपल्स पार्टी में कि इस हुकूमत में ज़ाहिर है कि जिस तरीके से वो शामिल हुए इस सारे प्रोसेस में, जिसके ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को हटाया गया और अब एक नई हुकूमत कायम हुई है, उनके यहाँ ये सोच है कि अगर तो हमने इस हुकूमत का हिस्सा बनना है और हमारे पास ये श्योरिटी नहीं है कि ये साल 1.5 साल कितना वक्त चलेगी, लग ये रहा है कि जिस किस्म का सियासी इंतशार है 3 से 4 माह में या 5 माह में इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाएगा। ऐसी सूरत में क्या पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि वो ऐसी हुकूमत में बैठे जिसने 4 माह 5 माह के बाद ख़त्म हो जाना है? वो अगर इलेक्शन में जाएंगे तो वो क्या स्लोगन लेकर जाएंगे कि जिस हुकूमत के साथ वो बैठे हुए हैं, वो बेसिकली जो असल में अंदर एक सोच है पीपल्स पार्टी के, वो ये कि अगर तो मुस्लिम लीग नवाज़ उनको ये एश्योरेंस दे देती है कि पंजाब में 15 से 20 या 20 से 25 नशिस्तों पर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, फिर तो पीपल्स पार्टी में ये सोच मौजूद है कि उनके लिए ये मुमकिन है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा बने और आइंदा इंतखाबात में पंजाब में उनका एक हिस्सा जो है वो इंश्योर हो जाए एक तरीके से कि उनके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नवाज़ अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी मैदान में। लेकिन फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला मूसा की, गुज्जर खान की, पिंड मक्को, मुल्तान की, कसूर की, बहुत सारी अहम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, हमारे जो पार्टी के फेसेस हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो ये एक सोच बहरहाल पीपल्स पार्टी में मौजूद है। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि 6 वजारतें जो हैं वो ऑफ़र हुई हैं पीपल्स पार्टी को। क्या जो है वो, और अभी इसमें एक बात और भी बहुत अहम है कि पार्टी के अंदर जो एक राय मौजूद है पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो ना बने हिस्सा शहबाज शरीफ साहब की काबीना का, क्योंकि वो अपने तौर पर उनको प्रोजेक्ट करते हैं एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आती है तो वो फिर अगर शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल होंगे तो एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर मौजूद होगा कि अगर कल को राहें जुदा होती हैं तो वो किस तरीके से जवाब देंगे। असल मसला जो है वो आता है मुड़ के इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कि ड्यूरेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की सियासी इंतशार की वजह से वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सिस्टम, ये सेटअप कब तक चलेगा। इमरान खान साहब जो है वो आपको पता है कि उनकी पार्टी
किस किस्म की पॉलिसी लेकर चल रही है। एक अनरेस्ट मौजूद है, एक पॉलिटिकल कियोस की कैफियत है, मामलात जो हैं वो थमे नहीं हैं। इस सारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जिस किस्म का सोशल मीडिया पर आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, सड़कों पर नज़र आ रहा है, और जिस किस्म के जलसों का सिलसिला शुरू किया गया है, तो उस सूरत में इस हुकूमत का हिस्सा बनना ये तमाम की तमाम इत्तेहादी जमातों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, अगेन दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती है कि जितने लोग, जितने इत्तेहादियों ने मिलकर जो हुकूमत है इमरान खान की, उसके ख़ात्मे में मदद की, उन सब को हिस्सा दिया जाए वफाकी काबीना में। अगले 1-2 दिन में मेरा ख्याल है सिचुएशन क्लियर होगी। ईसा नकवी साहब, पीपल्स पार्टी में, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के मामलात को कवर करते रहे हैं, बहुत बड़ी गहरी निगाह होती है आपकी। पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है अब से चंद महीनों बाद इलेक्शन में जाना है, तो इलेक्शन में माजी की ये असल हरीफ जमातें ये थीं, तो अगर एक ही काबीना में एक ही जगह बैठना है तो किस तरह फिर वो जो ड्रामा, सियासी ड्रामा किया जाता है जो 2007-8 में भी हुआ, शुरू में आए मिसाक जमहूरियत के बाद बैठे, चंद महीनों बाद हुकूमत से निकलना पड़ा। तो ये एक बड़ी वजह तो ये भी है ना कि इलेक्शन में जाना है, तो क्या मंशूर लेके जाना है? मंशूर के अलावा देखें ना, बात यह है कि अगर ये एक हुकूमत में बैठे होंगे और हुकूमत जो है, हम ये सपोज कर लेते हैं इस सिचुएशन को कि हुकूमत जो है वो बड़े आराम से अपना जो वक्त उसने पूरा करने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर लेके शहबाज शरीफ साहब रुखसत हो जाते हैं, और इनके पास कोई एश्योरेंस नहीं है पीपल्स पार्टी के पास कि इनके खिलाफ मुस्लिम लीग नवाज अपने कैंडिडेट्स, अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। इस सूरत में आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी को क्या सूट करता है कि वो जब हलके में जाएंगे, उनके कैंडिडेट्स, उम्मीदवार, वो मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट के खिलाफ क्या तकरीर करेंगे, क्या बोलेंगे कि मैं क्यों बेहतर हूं मुस्लिम लीग नवाज के, बिल्कुल मैं क्यों बेहतर हूं मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट से, उनको वोट ना दें, मुझे वोट दें। इसका मतलब ये है कि कमर जमान कायरा साहब, नदीम अफजल चंद, राजा परवेज़ अशरफ, चौधरी मंजूर, मूसा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी, जो पीपल्स पार्टी के फेसेस हैं पंजाब में, आप मुझे बताएं कि अगर उन्होंने इलेक्शनरिंग के प्रोसेस में, इंतखाबी अमल के दौरान अपने हलके में खड़े होकर तकरीर करनी है, अगर आप 15 दिन पहले एक हुकूमत का हिस्सा थे जिसके हेड शहबाज शरीफ थे और आपने वहां पर वजारतें ली हुई थी, आप लोगों को क्या कहकर अपनी तरफ माइल करेंगे कि आप हमें वोट दें, हम उनसे बेहतर हैं? तो असल चीज़ आती है इस मुकाम पर कि पीपल्स पार्टी में ये सोच बाकायदा मौजूद है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा बने, हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने, लेकिन उस सूरत में बने अगर हमें ये एश्योरेंस हो कि जनाब पंजाब में 30 सीटों पर आपके साथ हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी जगहों पर आप हमें सपोर्ट करें और मिलकर हम तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे और फ्यूचर में हम अपनी सेटअप को लेकर चलेंगे। तो ये बड़ी एक कैच 22 की सिचुएशन है। कुछ दिनों में सिचुएशन क्लियर भी हो जाएगी, उसके साथ साथ जो कैंपेन्स होंगी वो भी इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि उस वक्त पता चलेगा कौन सी पार्टी किसको कितना बैक पे लेकर जा रही है। आगे मूव करेंगे, दिल आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा ये खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के पासपोर्ट की बहाली का हुक्म दिया। सो इस खबर में कितनी हकीकत है? जी, ये हमने जानने की कोशिश की कि ये खबर कैसे आई सामने। तो कल वज़ीर आज़म साहब की जानिब से सहाफ़ियों को, जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उनको अफ्तार पे बुलाया गया था, तो वहाँ ये डिस्कशन हो रही थी। तो वहाँ जनाब वज़ीर आज़म साहब से ये पूछा गया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कब वापस आ रहे हैं, और उसमें खुद किसी सहाफ़ी दोस्त ने लुकमा दिया कि जी उनका तो वो पासपोर्ट का मसला है, तो वो पासपोर्ट का मसला क्यों नहीं हल हो रहा, तो वो कब आएंगे, क्या पासपोर्ट बहाल होगा? तो वहीं खड़े किसी सहाफ़ी ने ये कह दिया जी कि वो तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की एंटाइटलमेंट है उनकी, तो वो तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको जो मिल सकता है, तो शायद वो जारी होने जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने, वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो बताते हैं कि इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया कि वो कोई इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं या उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया है। बहरहाल वो टीवी चैनल्स पे खबर चल गई, तो उसके बाद फिर इसकी क्योंकि तरदीद कोई नहीं आई, तो ऐसे ही लगा कि ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं। फिर हमारे ज़राए ने ये भी बताया है कि बरतानिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उसको ऐसे कोई अहकामात अभी तक मौसूल नहीं हुए कि मियाँ नवाज शरीफ का कोई ऑर्डिनरी पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्योंकि उनकी एंटाइटलमेंट जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तो है बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म, लेकिन इस वक्त ग़ालिबन वो वहाँ पर चूँकि ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे हैं, वो वीज़ा जो है वो प्रोसेस सारा करके गए,
तो उनके पासपोर्ट की एक्सटेंशन का तो मामला उनके पासपोर्ट की के हवाले से अभी तक, या इसहाक डार साहब के पासपोर्ट के हवाले से बर्तानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को इस वक्त तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई। और उसकी एक और बड़ी रीजन है कि अभी तक ये इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दी जा सकती कि ये जो मामलात होते हैं इनके फैसले काबीना करती है, इनके फैसले वजारत दाखिला से समरी जो है वो जनरेट होती है और उसके बाद काबीना में ये फैसले होते हैं जो ECL से मुतल्लिक होते हैं, पासपोर्ट को मनसूख करने या सस्पेंड करने या इसे ब्लॉक करने के हवाले से। तो ये अभी तक तो काबीना ही नहीं है, वजीर दाखिला नहीं है, तो इसलिए भी ये मामला भी शुरू ही नहीं हुआ और ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी भी नहीं गई। लेकिन कल तासुर ऐसा मिला क्योंकि इसकी तरदीद नहीं आई थी कि जी ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अभी तक आज तक की तारीख में ना तो कोई अहकामात जारी किए गए हैं और इस अंदाज में ये खबर जो है वो सामने आई थी। आगे मूव करूंगी। इसी तमाम सिचुएशन से पहले की सिचुएशन चल रही थी ईसा, उसमें हमने उसके बाद देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रमोट हुआ, वो था इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर के हवाले से। सो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ट्रेंड भी बनकर ये सामने है। तो इसके पीछे कौन है? जो अभी तक FIA की तहकीकात सामने आई, उनके मुताबिक तो कहा जा रहा है कि इदारों के खिलाफ भी जो इस वक्त मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ज़्यादातर अकाउंट्स भारत से हैं। अच्छा देखें, मैं ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के इन मामलात का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं रिजवान सईद साहब, इस वक्त वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, ओहायो में, पहले वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा और वो इन्हीं मामलात के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो उनसे मेरी कल बात हो रही थी इस सारे मामले के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं अंदाज़ा है कि इसकी तहकीकात करना क्यों ज़रूरी है कि एक सियासी जमात ने नारा लगाया इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और उसके ऊपर एक हैशटैग जनरेट हुआ और लोगों ने उसके ऊपर राय का इजहार करना शुरू कर दिया। इसकी तहकीकात की यानी कि ऐसा जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं समझ आती कि कोई उसकी ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके इदारों के खिलाफ कोई हैशटैग जनरेट हुआ है और उसको मुनज़्ज़म तरीके से प्रमोट किया जा रहा है तो उसके ऊपर आप ज़रूर सवाल उठा सकते हैं। और उसके हवाले से देखें, रिजवान से जब मेरी बात हुई, उसने मुझे कुछ एनालिसिस और कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद भी हैं, उसने मुझे भेजी। उसने कहा कि तकरीबन 9000 नए अकाउंट क्रिएट किए गए हैं 9 अप्रैल के बाद। यानी कि गुज़श्ता कुछ दिनों में 9 अप्रैल के बाद 9000 नहीं, मुझे लोकेशन नहीं मालूम, उसने कहा कि 9000 टोटल जिन्होंने इन हैशटैग्स में जो इदारों के खिलाफ हैशटैग्स हैं उनको प्रमोट किया है, उनके ऊपर बात की है, वो 9000 नए अकाउंट्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो उनका ट्विटर एनालिसिस है वो ये बताता है कि जो इस वक्त ट्वीट्स हो रही हैं उसमें बड़ी तादाद और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो जेन्युइन यूज़र्स की है। लेकिन फिर दरमियान में कुछ एल्गोरिदम्स के साथ छेड़छाड़, मैं क्योंकि एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बात जो उसका क्रैक्स है वो ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत पॉपुलर जमात है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। हमने ख़ुद देखा है, मैं ख़ुद सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करता हूँ अपनी, जाहिर है कि आपको मालूम है कि मैं उसके लिए प्रोड्यूस करता हूँ। तो मुझे ये अंदाज़ा है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जो गैजेट्स रखने वाले ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी बड़ी तादाद है जो तहरीक इंसाफ के बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तो जाहिर है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात मुझे तो नहीं नज़र आती कि एक ख़ास हैशटैग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो है वो बहुत ज़्यादा जो इदारों के खिलाफ मुहिम चल रही है वो उसमें जाहिर है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 9000 नए अकाउंट इस हैशटैग में भी कुछ जाहिर है ऐसे अकाउंट थे जो दूसरी जानिब कैंपेन करने वाले जो अकाउंट्स थे तो वो भी कॉमन होने की भी इतलात हैं। लेकिन जाहिर है ये चूंकि लाखों में हो रहे हैं, अभी अब तक के जो फिगर्स हैं ये बताए जा रहे हैं, ये तकरीबन कोई 60-70 लाख के करीब जो है ये पहुंच गया है, ये हैशटैग जो पहुंच गया है पाकिस्तान की। ईसा नकवी साहब, ये पाकिस्तान की जब से ये सोशल मीडिया की हिस्ट्री है पाकिस्तान में, उसमें पहली मर्तबा कोई इतना अरसा तक सस्टेन करने वाला ये हैशटैग है। और चूंकि इसमें देखिए जो सैंपल में हमारे सामने जो जिसका एनालिसिस मैं जिनका रेफरेंस दे रहा हूँ रिजवान का, जिन्होंने सैंपल को रखा है उनके मुताबिक 15,000 अकाउंट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों जो सबसे बड़ा मसला है इस हुकूमत का वो ये है कि ट्विटर ट्रेंड्स जो हैं ये ज्यादा, लेकिन ट्विटर ट्रेंड्स में एक बात मारिया बहुत वो है दिलचस्पी की है और इसको देखने की ज़रूरत है कि देखें जब भी ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में होती है हमेशा इंडिया के जो सर्वर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। गुजरात से, इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से, पॉकेट से बहुत सारे लोग उसको फिर हवा देते हैं। और ये बात हम जाहिर है कि इसको
गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी यही बात होती थी, और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ख़ुद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है और फवाद चौधरी जो हैं और इन सब को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा, PID में बैठ के वो बताते थे कि किस तरह एक ऑर्गेनिक अगर कोई सपोर्ट किसी चीज़ की एक छोटे पैमाने पर मौजूद भी थी, उसको हाईजैक किया गया, उसको प्रमोट किया गया, उसको एम्पलीफाई किया गया इंडिया की तरफ से। अगर इस वक्त भी पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल का फ़ायदा कोई और मुल्क उठा रहा है और वहाँ पर बैठे हुए लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, इस पर सियासी जमातों को खुद अपने वर्कर्स और अपने उसके मौक़िफ़ के हवाले से क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, ना कि ये कि सारे को उठाकर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ये पहले गलत था तो अब भी गलत है, लेकिन इस सारे मामले पे मैं अपना ज़ाहिर है कि राय आपके सामने रख चुका कि एक सियासी जमात है, उसका नारा है इस रिजीम चेंज का जो हुई है, और वो उसमें एक ऑर्गेनिक सपोर्ट मौजूद है। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। अगर इस बात को तो वो ट्रेंड्स जो अगर इदारों के खिलाफ होंगे तो उनके अगेंस्ट ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ पेशावर में आज अपना पावर शो कर रही है, सो पेशावर से लाइव सिचुएशन आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम का आगाज हो चुका है और आज इमरान खान साहब पहला पावर शो पेशावर में करने जा रहे हैं। हसन अली हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस वक्त पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदा भी हैं और वहीं पर मौजूद भी हैं। हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। हसन, इस वक्त आप जलसागाह से साइड पे आया हूँ क्योंकि वहाँ पे न सिग्नल का भी इशू है और काफी शोर है वहाँ पे। ठीक है हसन, चूंकि आप वहाँ पर पास ही मौजूद है तो बताइएगा सर वहाँ की क्या सिचुएशन है, कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं और साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब कब तक वहाँ पहुँचेंगे, कब खिताब मुतवक्के है? देखें, जलसागाह पेशावर के रिंग रोड पर बनाया गया है। ये कमाल की बात है कि शहीद बेनज़ीर ग्राउंड जो है वहाँ पर ये जलसागाह बनाया गया है। बहुत बड़ा स्टेज लगाया गया है और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों के आमद का सिलसिला जो है वो अफ्तारी के बाद से ही शुरू हो चुका था। उससे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यहीं पर अफ्तारी भी की। सुबह से ही यहाँ पर कारकुन जो हैं और रहनुमा जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी था। इस वक्त जो सूरत हाल है जलसागाह की वो यही है कि नौजवान यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। अभी भी लोग आते जा रहे हैं और जो खिताब है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का, उसके हवाले से मुख्तलिफ इतलात हैं। 10 बजे कहा जा रहा है कि वो खिताब करेंगे, ये भी इतला है कि 10 बजे के बाद करेंगे, लेकिन 10 से 12 के दरमियान उनका खिताब जो है इसी जलसागाह में मुतवक्के है। तमाम तर सूबाई कायदीन भी यहाँ पर मौजूद होंगे, मरकजी कायदीन भी वहाँ पर मौजूद है। मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, दोहरा दें। हसन, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं? देखें, इस वक्त जलसागाह में सिर्फ मकामी रहनुमा जो है जिले सतह के वो वहाँ पर मौजूद हैं। सूबाई रहनुमा भी पहुँच रहे हैं। ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद जलसागाह की तरफ रवाना है, जलसागाह पहुँच रही है। लेकिन अभी चूंकि अफ्तारी के कुछ ही वक्त बाद का सिलसिला है तो अभी यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है, रहनुमाओं का भी, कारकुनों का भी। लेकिन ये जलसागाह तकरीबन 9 बजे के बाद फुल हो जाएगा और फिर उसके बाद मरकजी और सूबाई कायदीन भी यहाँ पर स्टेज पे मौजूद होंगे। बहुत सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अगर मैं आपको बताऊं इसमें 1000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। हसन साहब, अभी रिसेंटली बल्दियाती इलेक्शन हुए, 2 फेजेस में हुए, वहाँ बड़ी गहमा गहमी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े भरपूर जलसे किए। आज का जलसा जो हुकूमत के बाद हो रहा है, इस जलसे को अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो कितना बड़ा जलसा लग रहा है, या उन्हीं जलसों जैसा ही है? ये जो लोगों की आमदोरफ्त है उससे, जो लोगों की आमद है, इससे क्या आप कहते हैं? देखें, मैं आपके इन सवालात का भी जवाब देता हूं, लेकिन इसी से रिलेट करते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं। हम सब पे ये चीज वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में वो सूबा है जिसने 2 मरतबा, एक नहीं 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे 2/3 अक्सरियत दी है। इस वक्त भी सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सबसे पहले खान साहब के साथ जो लोग खड़े हुए
पाकिस्तान में और भरपूर खड़े हुए, वो इसी सूबे के लोग थे। इस जमीनी हकायक से नजरें नहीं चुराई जा सकती कि लोगों में, खास तौर पे नौजवानों में, अभी भी इमरान खान का वो जज्बा, वो बलबला अभी भी मौजूद है। और खैबर आपसे ये पख्तूनख्वा की पूछा बात, कि और हसन साहब ये बताएं कि इस जलसे को अगर कंपेयर किया जाए, वहाँ रिसेंटली जो उनकी वफाकी हुकूमत में होते हुए जलसे हुए हैं, तो अभी लोगों की कितनी बड़ी तादाद है? देखें, अभी ये भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, अभी काफी देर गुजर चुकी है। नौजवान में देख सकता था कि जलसागाह की तरफ आए हैं, लेकिन वो एक तबका, वो एक रश, वो अभी तक उस तरह से नहीं बन सका जो कि तहरीक इंसाफ के जलसों में और फिर खास तौर पे इमरान खान के जलसों में होता है। अभी वक्त गुजरने के बाद क्या सूरत हाल बनती है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन फिल वक्त तक जलसागाह उस तरह से फिल अप नहीं हो सका जिस तरह से दावा किया जा रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने इस वक्त क्या सिचुएशन है उससे आगाह किया। दिल, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जलसा तो हो रहा है, लेकिन शेख रशीद साहब का बड़ा अहम बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा भी है, जेल में भी डाल सकते हैं, आलमी ताकतें इमरान खान साहब की जान लेना चाहते हैं। मैं चाहूंगी इस पर जरा आप टेक दें कि ये जो शेख रशीद साहब बयान दे रहे हैं, इसका क्या होगा? जी, इस तरह के खदशात तो मौजूद हैं, और जब ये वज़ीर दाखिला थे उस वक़्त से वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, ऐसी बात की जा रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान जिस आलमी सतह के लीडर बन चुके हैं, उनकी जान को ख़तरा तो है। अल्लाह पाक हमारे जो सियासी क़ियादत है तमाम, इनको, इनकी हिफाजत करें, इनको हिफ्ज़ व अमान में रखें, क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन है, इमरान खान जिस तरह से अवाम में निकल रहे हैं, और अब आगे इलेक्शन का ही माहौल है, और इस इलेक्शन के माहौल में ज़ाहिर है वो चूँकि हुकूमत में तो नहीं है, उस जैसी सिक्योरिटी तो नहीं है जब वो हुकूमत में थे, उस तरह के इंतज़ामात तो नहीं हैं, तो इस तरह के खदशात खुदा न खास्ता जो हैं वो ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन आज का जो जलसा है वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब से इमरान खान साहब हुकूमत से उतरे हैं, उसके बाद से उनका क्या रवैया होगा, वो क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म बैठ कर जब आप बात करते हैं तो वो और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। कुछ इश्यूज़ पे आप बात कर सकते हैं, कुछ इश्यूज़ पर आप बात नहीं कर सकते। जब आप अपोजिशन में जाते हैं तो मामलात और होते हैं, तो अपोजिशन के जो दीगर लोग हैं वो तो बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब आज पहली मरतबा ये पब्लिक गैदरिंग से बात करने जा रहे हैं, तो उनके आज के जलसे में उनका जो रवैया कितना जारहाना होगा, वो ये पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किस जानिब वो मामलात को जो है वो लेकर जा रहे हैं। इससे मैं चाहूंगी इसी पे आप भी टेक देते, ब्रेक पे जाने से पहले ये जस्ट लेफ्ट विद 1 मिनट कि इस वक्त जो जलसा होने जा रहा है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब, और कितनी नजरें उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर होंगी? देखिए, मेरा ख्याल है सारी बात घूमती साबिक वज़ीर आज़म, सारी बात आपको अभी तक आदत नहीं हुई इमरान खान साहब को साबिक वज़ीर आज़म कहने की। बहरहाल देखिए, मेरा ख्याल है कि सारी मामला जो है वो घूम अब इसी बात पर रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्टेज से क्या पैगाम देते हैं। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे लगता है, ये मेरी फीलिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, अभी 2 घंटे में पता चल जाएगा कि वो क्या गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी वो बहुत ज़्यादा जारहाना नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इस किस्म की गुफ्तगू और टेम्परेचर को उस मकाम पर नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि एक सियासतदान के तौर पर हर शख्स को पता है कि आपको एक मोमेंटम बनाना है, एक ऑलरेडी जो मौजूदा मोमेंटम है उसको सस्टेन करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्ड करना है। अपनी तमाम एनर्जीज़ मेरा नहीं ख्याल कि वो वेस्ट करेंगे कि तमाम के तमाम कार्ड्स, तमाम की तमाम गुफ्तगू जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है कि टीज़र्स छोड़ेंगे, वो कराची के, लाहौर के अगले जलसों के, और ख़ास तौर पर जब तक रमज़ान का महीना है, अभी क्राउड की भी बात हो रही थी, मेरा ख्याल है इफ्तार के फ़ौरन बाद का टाइम है, लोग पूरा दिन, ज़ाहिर है कि अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, वो किस हालत में होते हैं ये तो देखना होगा कि जिस वक्त स्टेज के ऊपर उनकी मरकज़ी क़यादत मौजूद है उस वक्त नीचे क्राउड की क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है कि लोग अपना इफ्तार छोड़ के या नमाज छोड़ के तो जलसे में नहीं पहुँचेंगे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मेरा नहीं ख्याल कि आज वो अपनी तमाम की तमाम गुफ्तगू सामने रख देंगे। टीज़र्स होंगे कि अगले के जलसे में मैं क्या बात करूंगा, कौन सा लाह अमल दूंगा, और फिर वो मोमेंटम बिल्ड होके जब आप रमज़ान से बाहर निकलते हैं आपको पता चल जाता है कि अब लोग जो हैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं, उनके पास इतना टाइम है, वो ज़ाहिर है कि अपनी इबादत में, रोज़े में, उसमें मसरूफ़ नहीं है, तो फिर वो उसको शायद उस पॉइंट पर लेकर जाएँ। हो सकता है कि डी चौक की कॉल दोबारा आ जाए। ठीक है, अब ये आज जब जलसा होगा तो सिचुएशन ज़्यादा क्लियर भी होगी कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या रवैया है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद करने जाएंगे अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी और ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस ब्रेक के बाद बात करने जा रहे हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका और भारत ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे कि उसके ज़रिए इंतज़ाम कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। और आते ही पाकिस्तान ने इस डू मोर के बयान को मुस्तरद भी किया है। सो ईसा, आपकी तरफ आऊँगी। नई हुकूमत बनते ही भारत अमेरिका के मुतालबात शुरू हो चुके हैं और उन्होंने अपनी डू मोर की गर्दान एक बार फिर से कहना शुरू कर दी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसका ज़ाहिर है पाकिस्तान की दाखिली सियासत और जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल हुई उससे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिका और इंडिया इनके रेगुलर इंटरेक्शंस में ये इस किस्म का काम करते रहे हैं। अभी आपने देखा कि जिस वक्त जापान के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी के साथ, उसके बाद भी इसी किस्म का बयान दिया गया। देखें, एक चीज़ और एक ख्वाब जिसके पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान के अवाम को, लोगों को दौड़ा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको इस रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है। अमेरिका के मफादात इस रीजन में भारत के साथ जुड़े हैं। भारत के हर गलत काम पर अमेरिका आंखें बंद करता है। पाकिस्तान को बिला वजह सज़ा भी दी जाती है, कॉर्नर किया जाता है, आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। अब आप अमेरिका को प्लीज़ करने के लिए ये झूठ बेशक बोलें, अपनी पीआर, अपनी रेपो बेहतर करने के लिए जितना मर्जी बोल दें कि जनाब हमारे अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, ऐसा नहीं है। आप अमेरिका आपके ऊपर नवाजिशात नहीं करेगा इन बयानात की वजह से। अलबत्ता जो आपके दोस्त मुल्क हैं जैसे चीन, वो ज़रूर आपसे नाराज़ हो जाएंगे जिस वक्त आप ये झूठ मुसलसल बोलेंगे। देखें, अमेरिका इंडिया के ऊपर काटसा की सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रहा? जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, S-400 रशिया से लेने पर क्यों पाबंदियां नहीं लगा रहा? जब उससे वो तेल खरीद रहा है, जब उससे अपने मुख्तलिफ मुआहदे कर रहा है रूस के साथ। 60% डिफेंस परचेजेस इंडिया की रूस से हैं और इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर है। उसके ऊपर अमेरिका पाबंदियां इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक मफाद इंडिया के साथ जुड़े हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया से बेहतर मुलाजिम अमेरिका को नहीं मिल सकता और इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वो उनका एजेंडा टो कर रहा है चीन के खिलाफ। तो ये एक यूनिवर्सल उसूल है कि फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड। अब ये पूरी आप कोट पढ़ लें, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ एनिमी ऑफ अ फ्रेंड इज एन एनिमी। एंड हाँ, ये आप पूरा इस ईसा नकवी साहब ये बताएं कि नई हुकूमत आने के बाद जिस तरह अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कल तो सदर पुतिन ने भी, उनकी जानिब से भी, रशिया की जानिब से जो वेलकम किया गया है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अगरचे हर नई हुकूमत आने के बाद ऐसा होता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, पाकिस्तान के जो हमसाए हैं, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, उन्हें भी बड़ा कंसर्न था। इस सारी सूरत हाल को आलमी दुनिया किस तरह से देख रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी भी मैं समझता हूं कि कंपैरिजन में एक लूक वार्म रिस्पांस है। ये को बहुत गर्म जोशी का मुजाहिरा नहीं किया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली हुई है, और ऑब्वियसली उसके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। रियासतें इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं। आपने एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स देखा होगा कि एक चीज़ चाइना की तरफ से तवातर के साथ की गई कि पाकिस्तान में या चीन में दाखिली सियासी हालात जो भी होते हैं, हमारी जो रियासतें हैं उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, बेहतर चलते रहेंगे। रियासतें तो ऐसे ही ऑपरेट करती हैं। जो बयान पाकिस्तान में रूसी सफारत खाने की तरफ से जारी किया गया, यही बयान मुतवक्के था। तमाम ममालिक ऐसे ही करते हैं, लेकिन अभी वो गर्म जोशी क्यों मैं कह रहा हूँ कि नहीं हुई, नहीं नज़र आ रही कि बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके वज़राए आज़म और सदूर, उनके टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है अमूमन जब पाकिस्तान में कोई हुकूमत कायम होती है। या आप 2013 में जिस वक्त इंतखाबात हुए, 2018 में भी 2018 के बाद की, 2008 के बाद की, आप अखबारात जो हैं वो हुकूमत के क़याम के अगले 3 से 4 रोज़ के अखबार उठाएं और एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, तो इस वक्त वो जो कॉल्स का सिलसिला होता है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है ना कि ये भी अनसर्टेनिटी है कि खुद बल्कि हुकूमत में मौजूद इत्तेहादियों को भी नहीं मालूम ये कब तक चलना है मामला, चंद महीने चलना है, टेन्योर पूरा होना है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है कि फिर नई गवर्नमेंट आए उसके बाद। दूसरा ये भी कि जो टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला होता है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों की रिकमेंडेशन पर होता है। वो पहले ये मामलात कम्युनिकेट करते हैं। ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल है कि अभी
فارن آفس اور جو وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ ہے اس کے درمیان اور ان ایمبیسیز کے درمیان نئے لوگوں کے درمیان ایک لیزون ڈیولپ ہوگا. یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. البتہ یہ جو ڈو مور کا مطالبہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، دس از ویری امپورٹنٹ. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ اپنے ڈپلومیٹک کارڈز استعمال کرتے ہیں. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ یا اور چین کے ساتھ تعلقات بیک وقت موجود ہیں، لیکن ہر ملک کو اس طریقے سے عام ایگزیکٹلی میں کوشچن کہ ہم کس طرح سے اس کو بیلنس رکھ کے تاکہ یہاں پر بھی سچویشن خراب نہ ہو اور جو باقی ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے بھی سچویشن خراب نہ ہو ہماری. اچھا، ظاہر ہے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں. دیکھیں امریکہ سے آپ نے دوستی کرنی ہے، آپ نے انڈیا سے دوستی کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ کشمیر جو ہے اس کو سرنڈر کر دیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، آپ اپنا ایٹمی پروگرام گیو اپ کر دیں تو سب اچھا ہو جائے گا، آپ دوست بن جائیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو حیرانی ہوئی، میں بڑا انکنونشنل سا رپلائی دیا ہے. یہ 3 بنیادی چیزیں آپ اس کے اوپر اگر کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ کشمیر کے اوپر اپنا مطالبہ پیچھے لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انڈیا کا حصہ ہے، یہ انڈیا کو دے دیں، ہمارے والا حصہ بھی جس پہ وہ کلیم کرتے ہیں وہ رکھ لیں، ہماری وہاں دوستی ہو جائے گی. اسرائیل کے ساتھ آپ کہہ دیں کہ ہم ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کرتے ہیں، ہمیں اسرائیل قبول ہے، فلسطین والے معاملے پہ آواز نہیں اٹھائیں گے، وہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تیسرا، آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام اور اس کے اوپر یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی کانورسیشن سٹارٹ ہو گئی اس لیکن انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم کمنگ ڈیز میں دوبارہ بھی ناظرین بات کریں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.